हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि की गणना करेंगे। और जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि डेरिवेशन हम कैसे करें, कैसे डेरिवेशन होता है, मैं उनसे कहना चाहूँगा यदि आप इस वीडियो में बने रहें तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, उसके बाद हम अंत में आपको पहले यहाँ पे समझना है, उसके बाद अंत में आपको पीडीएफ नोट्स भी हम देंगे, तो वहाँ से आप पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि आवेशों का पुनर्वितरण होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। आज हम गणना करेंगे कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि की गणना करेंगे। तो अब आपको समझते जाना है एक एक करके। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको अगर आपको डेरिवेशन पूरा अच्छे से समझना है तो आपको कुछ फॉर्मूले को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसे आपको जानना पड़ेगा। तो उसको जानने के लिए मैं आपको, या तो हो सकता है कि इससे पहले हम जो टॉपिक पढ़ाए थे आवेशों की, जो संधारित्रों की संचित ऊर्जा, तो वो फॉर्मूले को आपको जानना पड़ेगा, या हम अंत में जैसे जैसे हम कराते जाएंगे तो फॉर्मूला आपको बताते जाएंगे कि ये पीछे हमने पढ़ा दिया है, तो उसको आपको नोट्स में लिखते हुए चलना है फॉर्मूले को। तो देखिए आवेशों का पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फिगर समझना होगा। और इस फिगर में क्या है, इस फिगर में दो आवेश है, दो पिंड हैं। ये दो आप पिंड देख रहे हैं, एक पिंड है ए और एक पिंड है बी। ये दोनों एक सामान्य पिंड है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी है। ठीक है, साइज में थोड़ा सा ये छोटा लग रहा है, तो चलिए मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, दो ये पिंड हो गए। अब आपको थोड़ा सा समझना ये है कि इसका जो ए पिंड है, इस पर जो आवेश है वो Q1 है, और जो बी पिंड है ये इस पर आवेश है Q2। ठीक है, इसका जो संधारित्र है वो है C1, और जो बी पिंड है इसका संधारित्र है C2, और जो A है इस पर विभव है V1, और बी पिंड है इस पर विभव है V2। इतनी बात आप समझ गए कि दो पिंड है A और B, A पर आवेश Q1, संधारित्र C1 और विभव V1 है, तथा B पिंड पर आवेश Q2, संधारित्र C2 और विभव V2 है। इतनी बात आप समझ गए। अब हम इसको क्या करते हैं, एक चालक तार से इसको हम जोड़ देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक चालक तार से हम जोड़ देते हैं। जैसे ही हम इसको चालक तार से इन दोनों पिंडों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों वस्तुओं को यदि हम एक चालक तार से जोड़ देते हैं तो जानते हैं दोनों पे आवेश है, तो आवेश एक से एक की ओर प्रवाहित होगा, या तो आवेश इधर से इधर प्रवाहित होगा या आवेश इधर से इधर प्रवाहित होगा कि नहीं होगा जब चालक तार जोड़ दिया गया है। तो मैं आपसे कहूं कि किधर से किधर आवेश प्रवाहित होगा, क्योंकि दोनों ओर आवेश है, इधर भी Q1 आवेश है, इधर भी Q2। तो हम इतनी बात बेसिक हम पहले ही बता दिए हैं कि आवेश प्रवाहित किधर से किधर होगा, ये आवेश की मात्रा पे निर्भर नहीं करता है। मान लेते इसका आवेश है अधिक, तो इस पर निर्भर नहीं करेगा कि इधर से इधर प्रवाहित होगा, जबकि विभव पर निर्भर करता है। मतलब किसका विभव अधिक है, तो मान लेते इसका विभव अधिक होगा तो आवेश इधर से इधर प्रवाहित होगा, और यदि आवेश इसका विभव अधिक होगा तो इधर से इधर क्या होगा, आवेश प्रवाहित होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना समझिए कि आवेश Q1, संधारित्र C1 और विभव V1 है। अब बी जो पिंड है इस पर आवेश Q2, संधारित्र C2 और विभवांतर जो विभव है वो V2 है। इतनी आप समझ गए। उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे एक और बात आपको समझना पड़ेगा कि देखिए आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात जो ऊर्जा क्या होगा, विभव हो जाएगा वो भी हो जाएगा। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात जो विभव हो जाएगा वो भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब आवेश एक से एक की ओर प्रवाहित होगा तो एक समय के पश्चात अब आवेश प्रवाहित होना बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों ओर आवेशों की मात्रा सामान्य हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, उस समय विभव का मान क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। मतलब A पर भी विभव भी हो जाएगा और B पर भी विभव भी हो जाएगा। तो हम यही ज्ञात करेंगे सबसे पहले कि आवेशों के पुनर्वितरण में कुल जो क्या होता है, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात कुल विभव की हम गणना करेंगे। ये फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, ये थोड़ा सा आप जानते रहिए
क्या जानते हैं हम? धारिता। अब धारिता इक्वल टू हम जानते हैं, धारिता C इक्वल टू Q/V होता है। इतनी बात हम जानते हैं, बिल्कुल हम जानते हैं। अब यहीं से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ से यदि V को इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो यहाँ से V इक्वल टू Q/C मिल जाएगा कि नहीं? Q/C इधर आ जाएगा तो Q/C हो जाएगा। तो ये विभव क्या है? ये कुल जो क्या है पुनर्वितरण के पश्चात ये विभव है, ये कुल आवेश है और ये कुल धारिता है। तो अब इसका हम मान यदि हम रखते हैं तो थोड़ा सा मैं आपसे पूछूं, ये कुल आवेश है तो कुल आवेश कब होगा? तो जब Q1 और Q2 जब दोनों आवेश को हम जोड़ेंगे तो कुल आवेश मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q1 प्लस Q2। अब यहाँ पे धारिता है तो धारिता कब होगा? जब हम C1 और C2 जब दोनों को जोड़ देंगे तो कुल धारिता निकल जाएगा। तो इसके जगह पर C1 प्लस C2 लिखेंगे, लिख देंगे कि नहीं? बिल्कुल हम लिखेंगे। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम यहाँ से अब Q1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये आवेश जो कैपिटल Q लिखा गया है इसके जगह पर हम स्मॉल भी Q लिख सकते थे, ठीक है। तो यदि यहाँ से हम देखिए तो केवल Q का मान हम निकालें, मतलब कैपिटल Q का यदि मान निकाले तो ये क्या हो जाएगा? C1V हो जाएगा। और ये Q क्या है? आवेश ही ना है, तो Q इक्वल टू C भी हो जाएगा। तो Q1 के इक्वल टू Q1 के लिए निकालें तो इसके लिए भी C1V1 हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे? V इक्वल टू Q1 की जगह पर हम C1V1 लिखेंगे, C1 और V1 और प्लस कर देंगे। और Q2 के लिए C2V2 लिखेंगे, C2V2 और बाई हम क्या कर देंगे? C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 हो गया। अब ये जो आपको फॉर्मूला मिला, ये जो फॉर्मूला मिला इसको आपको याद रखना है। ये आपके लिए अभी जब हम आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि की गणना करेंगे तो इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी और इसके बाद ही आपको वो डेरिवेशन करना होगा। तो इसको आपको याद रखना है। दूसरी बात, एक और आपको फॉर्मूला याद रखेंगे कि हमने पढ़ाया था संधारित्रों की संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा, तो संधारित्रों की संचित ऊर्जा इक्वल टू हमने बताया था कि U इक्वल टू होता है C1V का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है। 3 हमने फॉर्मूले पढ़ाया था, तो उसमें ये एक फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है। ये 2 अभी आप चाहें तो नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे डेरिवेशन इसके बाद करेंगे तो इसमें आपको दोनों का उपयोग होगा, तो आपको समझना पड़ेगा। मैं चाहता था इसको ना बताकर सीधा डायरेक्ट करता, उसी की वजह से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आता। तो बेसिक हमने बता दिया, इसके बाद अब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसको आपको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं एक एक करके। आशा करते हैं कि आपने इन सभी फॉर्मूले जो हमने दिखाया है, बताया है आपको, वो आप समझ गए होंगे और इसको नोट्स में आप लिख लिए होंगे। तो अब देखिए, अब हम ज्ञात करेंगे कि पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि। तो मैं आपसे पूछूं कि हानि कब होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि ऊर्जा की हानि हुई है? तो तभी हानि तभी पता चलता है जब आपके पास पहले अधिक मात्रा में हो, अभी कम मात्रा में हो। मतलब जब आपके पास अधिक पैसा होगा, पहले आपके पास अधिक पैसा होगा, मान लेते हैं पहले आपके पास 50 रुपया था, ठीक है, अब आपके पास 10 रुपया है। तो कैसे पता चला? क्योंकि पहले पूर्व में हमारे पास अधिक था, अभी पश्चात में क्या हो गया है, बाद में हमारे पास 10 रुपये बच गया है। तो यदि हम पहले वाले को ज्ञात कर लें और बाद वाले को ज्ञात कर लें, मतलब पूर्व और पश्चात दोनों यदि हम ऊर्जा को ज्ञात कर लेते हैं, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देंगे तो जो निकलेगा यही ना हमारी हानि होगी। तो पहले ऊर्जा को हम ज्ञात करेंगे, पहली ऊर्जा, उसके बाद हमने पश्चात की ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद दोनों को हम घटा देंगे तो हमारे पास जो क्या हो जाएगा, ऊर्जा हानि निकल जाएगा। तो यही हम करने वाले हैं। तो चलिए अब आपको डेरिवेशन जब हम करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या हम लिख रहे हैं, हम करेंगे कि ए, हम लिखेंगे सबसे पहले कि पुनर्वितरण के पूर्व, अब पुनर्वितरण के पूर्व ए पर हम ज्ञात करेंगे कि ऊर्जा की हानि कितना हुआ था, उसके बाद बी पर हम ऊर्जा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पुनर्वितरण के पूर्व ए पर ऊर्जा कितनी थी इसको हम देखेंगे। तो हम लिखेंगे पुनर्वितरण के पूर्व क्या था, ए की
ए का ऊर्जा, ऊर्जा मतलब संचित ऊर्जा, तो हम जानते हैं 1/2 C1 V का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ाया था कि U = 1/2 C1 V का होल स्क्वायर, ये हमने पढ़ाया था ना। तो हम ए के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1/2 C1 हो जाएगा और V1 हो जाएगा ना, यहाँ पर V1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विभवांतर भी है तो V1 हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने कर दिया। उसके बाद B का ऊर्जा, तो B के लिए ऊर्जा क्या हो जाएगा, B के लिए यदि हम ज्ञात करें तो 1/2 C2 हो जाएगा ना, C2 और V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतने आपने समझ लिया। तो सबसे पहले हमने क्या ज्ञात कर रहे हैं, पुनः वितरण से पहले की हम ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कुल ऊर्जा, तब कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो दोनों हम ऊर्जा को ज्ञात जोड़ देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा = हो जाएगा 1/2, अब इसको हम जोड़ते हैं तो C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिला, पुनः वितरण के पश्चात कुल ऊर्जा हमें मिला। अब इसको देखें तो 1/2 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं। और उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। तो यही है आपका कुल ऊर्जा। तो सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया, पुनः वितरण के पूर्व मतलब होता है पहले, पुनः वितरण के पहले की हमने ऊर्जा ज्ञात कर लिया। अब पुनः वितरण के बाद की ऊर्जा को हम ज्ञात करेंगे और उसके बाद पहले वाले में से बाद वाले को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। सिस्टमेटिक हम चल रहे हैं एक एक करके, तो ये हमें निकल गया। अब हम ज्ञात करने हैं, हमारा दूसरा मकसद है पुनः वितरण के पश्चात ऊर्जा, पुनः वितरण के पश्चात। अब हम क्या करेंगे, पुनः वितरण के पश्चात ए की ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे ए की ऊर्जा, ए का संचित ऊर्जा या ए की ऊर्जा। तो ए के लिए ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो हम फॉर्मूला जानते हैं 1/2 C1 V1 का होल स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला जानते हैं ना, 1/2 C1 V का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमने V1 लिखा है, तो क्या यहाँ पे V1 होगा, नहीं होगा। यहाँ पे भले ही हम ए पिंड के लिए ज्ञात कर रहे हैं, परंतु विभव क्या हो जाएगा, केवल होगा V। क्यों V होगा, क्योंकि पुनः वितरण के पश्चात जब पुनः वितरण हो गया है तो वहाँ पे विभव तो V हो जाता है ना। एक जब दोनों ओर आवेश का मान सामान्य हो जाता है तो विभव दोनों जगह पर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो पुनः वितरण के पश्चात विभव क्या हो जाएगा, V, तो हम V लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद B का ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1/2 C2, यहाँ पे अब B के लिए ज्ञात करें तो C2 हो जाएगा ना, C2 अब V का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, थोड़ा सा हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे। तो कुल ऊर्जा = क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो 1/2 दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, और C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे पहले जोड़ कर उसके बाद 2 को कॉमन कर लिए तो ऐसे आए हैं, वैसे हमने यहाँ पर भी कर लिया। तो आशा करते हैं आप इतना बात समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पे V1, यहाँ पे V स्क्वायर है, यहाँ पर भी V स्क्वायर है, तो हम चाहें तो V स्क्वायर को भी कॉमन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यदि आप समझें तो 1/2 यहाँ पे हम लिख सकते हैं V स्क्वायर, 1/2 V स्क्वायर, या 1 की जगह पर भी हम चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं V स्क्वायर, और यहाँ पे C1 प्लस C2 हो जाएगा। इतनी बात हो गया। तो हमने देखिए पुनः वितरण के पूर्व हमने निकाल लिया कुल ऊर्जा, पुनः वितरण के पश्चात हमने निकाल लिया कुल ऊर्जा। अब पहले ऊर्जा में से दूसरी ऊर्जा को घटा देंगे, मतलब पहले वाले ऊर्जा में से बाद वाले ऊर्जा को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा कि पुनः वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि कितना हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब कुल ऊर्जा हानि, तब हम लिखेंगे कुल ऊर्जा हानि। तो अब क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे डेल U,
डेल यू लिखेंगे। डेल यू क्या है, ऊर्जा हानि है, और यहाँ पे लिखेंगे u माइनस U2। U1 क्या है, U1 है पुनर्वितरण के पूर्व ऊर्जा की हानि है, U2 क्या है, तो पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा की हानि है। तो पहले वाले में से बाद वाले को घटा रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा समझते हुए यहाँ पे चलना है, डेरिवेशन है आपको, तो यहाँ पे गुणा भाग आपको समझ में आना चाहिए। इसका मान यदि हम यहाँ से पुटअप करते हैं तो 1/2 हो जाएगा C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, इतना हमने लिख दिया। और उसके बाद माइनस है तो माइनस हम लिखेंगे, फिर से U2 के लिए हम यहाँ से लिखेंगे तो 1/2, यहाँ पे 1/2 V स्क्वायर भी हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। भी अभी इसमें 1 में गुणा करेगा तो V स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद C1 और C2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझे तो यहाँ पे 1/2 है, इधर भी 1/2 है, तो दोनों में से 1/2 को हम कॉमन कर लेंगे। तो जब हम कॉमन करते हैं तो 1/2 हमने कॉमन कर लिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे 1/2 कॉमन हो गया है तो यहाँ पे V स्क्वायर बचा और इतना बचा। तो V स्क्वायर के जगह पर हमने जब अभी शुरुआत में आपको फॉर्मूला एक कहा था, 2 फॉर्मूले यहाँ पे बताया था, उसमें हमने बताया था कि V = C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला हमने बताया था V के जगह पर। तो V के जगह पर हम ये फॉर्मूला रखेंगे, इसलिए हमने पहले कहा था कि फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। तो अब इसका मान हम यहाँ पे रखते हैं, तो C1 V1 प्लस C2 V2 भाई क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे, और उसके बाद C1 प्लस C2 है तो C1 प्लस C2 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे गणना है, इसको आपको समझना होगा। यदि आप ध्यान से समझें यहाँ पर तो ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब इन दोनों पर भी स्क्वायर होगा और नीचे वाले पर भी स्क्वायर होगा। इसका मतलब होल स्क्वायर का मतलब कि ये 2 बार होगा, माने C1 प्लस C2 और फिर से C1 प्लस C2 होगा। तो यदि हम इसके जगह पर सोचें, थोड़ा सा यदि हम सोचें तो यहाँ पे क्या है, C1 प्लस C2 है, ये 1 हो गया, और यहाँ से होल स्क्वायर हटा तो C1 प्लस C2 है, 2 C2 है। तो यहाँ से मैं अभी इसको बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो एक C1 से एक C1 कैंसिल हो गया, और ये जो C1 इधर है ये इधर आके कॉमन हम कर लेंगे इधर, ठीक है। तो जब हम कॉमन करेंगे, ये होल स्क्वायर आप ध्यान समझेंगे इस पर नहीं है, होल स्क्वायर हुआ है तब जाकर ये हुआ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ तो आपको समझना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, C1 प्लस C2 है, तो इसको मैं इससे एक को काट दे रहा हूँ, तो एक C1 प्लस C2 बचा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसको मैं यहाँ पे कॉमन कर लूँगा। तो डेल U = 1/2, इधर बचा C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ये बचा। इधर देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था जब कॉमन लिए हैं। अब आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा सा इसको आप मिटा कर ऊपर ही लिखना सही होगा। चलिए कोशिश करते हैं हम। डेल U = 1/2 हमने यहाँ पर देखिए 1/2 हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर एक होल स्क्वायर था तो इसको हम कॉमन इधर करेंगे, तो यहाँ पर C1 प्लस C2 मिल गया। अब ध्यान से समझेंगे, यदि हम इधर कॉमन करते हैं तो इसमें तो C1 और C2 नहीं है तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसमें C1 प्लस C2 और उसके साथ ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसको भी हम लिखेंगे C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। इसको समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, घबराना नहीं है। देखिए इसमें से हमने क्या किया, केवल यहाँ पे होल स्क्वायर किया है तो इसको काट दिया है, एक C1 C2 बचा तो इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया है, परंतु इसमें ऊपर वाले में नहीं है, इसलिए ऊपर वाले में गुणा कराना पड़ता है C1 प्लस C2। जो मैथ पढ़ते होंगे उनको पता होगा।
तो इतना हमने लिख दिया। नहीं पढ़ते होंगे तो कम से कम मान लीजिए कि भैया ऐसे होता है। कुछ चीज़ें तो आपको याद ही करना होगा जब आप जानते नहीं है तो इतना आपको याद रखना है। तो हमने इतना लिख दिया। उसके बाद केवल यहाँ पे क्या बचा, माइनस है तो माइनस हम लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। यही बचा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा आप समझेंगे तो इतना हमने लिख दिया। यहाँ पे कोष्ठ बंद हो जाएगा। मैं थोड़ा सा देख लूँ नीचे जगह है या उधर साइड में। चलिए, आपको उतना तो दिखाई दे ही रहा है। ठीक है जी, इतना हो गया। अब आपको थोड़ा सा समझना है। अब हम क्या आगे करेंगे, हम करने वाले हैं केवल कि इसका गुणा हम इसमें कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको ये a प्लस बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो इसके रूप में हम तोड़ देंगे। और उसके बाद आपको सीधा कैंसिल करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह नहीं है इसलिए ले लिए होंगे। ठीक है, इसका आपको नोट्स दे दिया जाएगा, केवल आपको थोड़ा सा समझ जाइए। समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप समझे रहेंगे तो आप कभी भी कर पाएंगे। यहाँ पे ही मैं ऊपर ही बता रहा हूँ क्योंकि जगह मिलेगा तो अच्छा रहेगा। देखिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेल u, ये है 1/2 है, और उसके बाद नीचे क्या है तो C1 प्लस C2 है, तो C1 प्लस C2 हमने लिख दिया। और उसके बाद ये इसमें गुणा होगा, तो C1 में यदि इसमें गुणा होता है तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसमें गुणा कराएगा तो बीच में प्लस है तो प्लस हम देंगे। उसके बाद C1 C1 C2 V2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर से अब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। फिर से C1 C2 V1 का होल स्क्वायर, फिर से C स्क्वायर, अब फिर से बीच में C स्क्वायर C2 का स्क्वायर, और उसके बाद V2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कोष्ठक बंद। उसके बाद माइनस है तो बीच में माइनस हम देंगे। अब ध्यान से समझेंगे, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में यदि हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में तो a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है b का स्क्वायर, तो b क्या है तो C2 है, तो C2 अब V2 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है 2ab होता है, तो a है C1 V1 है, अब b क्या है C2 V2 है। तो ये हमने इतना लिख दिया। ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। डेरिवेशन बहुत ही छोटा नहीं है, इसको समझे रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। अब थोड़ा सा समझेंगे, ये माइनस है तो अंदर वाला सब प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये मैं थोड़ा सा कोष्ठक हटाकर अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी, और यहाँ पर दोनों जगह प्लस है तो दोनों जगह क्या हो जाएंगे माइनस। तो माइनस में डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब आप समझेंगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे C1 का होल स्क्वायर V1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। उसके बाद अगर आप ध्यान से समझते हैं तो यहाँ पर है C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, और यहाँ पे भी है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देख रहे हैं तो ये एक पद बचा, एक ये और एक ये बचा। और इसमें भी अगर आप देखते हैं तो C1 C2 इसमें भी है, इसमें भी C1 C2 है, और इसमें भी यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C2 है। तो देख रहे हैं तो तीनों पदों में C1 C2 C1 C2 C1 C2 है। तो इसको हम कॉमन करेंगे। तो जब हम कॉमन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डेल u इक्वल टू 1/, इसको यदि हम कॉमन करते हैं तो कॉमन करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, 1 में गुणा कराएगा तो C1 C2 हो जाएगा, और नीचे क्या बचा 2 C1 प्लस C2 बचा। इधर यदि हमने C1 C2 को कॉमन कर लिया है, जब हमने C1 C2 को कॉमन कर लिया है तो केवल यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है V2 का स्क्वायर, यहाँ पे बचा है V1 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है ना तो -2 V1 V2 बचा है। तो इतना यहाँ पर बचा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझे तो कि गुणा में है तो इसको हम V2 लिख सकते हैं,
इसको हम V1 लिख सकते हैं, कोई तो वैसे दिक्कत होने नहीं चाहिए, ठीक है। अब वो क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, जिससे आपको बेहतर से समझ में आए इसीलिए मैं करता हूँ। तो अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो अब थोड़ा सा समझना है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब कोई दिक्कत इसका नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे मिला आपका डेल U इक्वल टू यहाँ पे C1 C2 बाई C1 प्लस C2। और यहाँ पर अगर ध्यान से समझेंगे तो इसको हम A मानते हैं, इसको B, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A, अभी 2 है, ये A है और ये B है, तो A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर माइनस A प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A ये है A माइनस B का होल स्क्वायर, ये होता है। और ये जो आपका मिला यही आपका हो जाएगा आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा की हानि। तो ये हमने बता दिया आपको। देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, हमने बेसिक टू हाई किया हुआ है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात, यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप फिर से रिपीट करके थोड़ी सी स्पीड को आप वीडियो को बढ़ा लीजिएगा और बार बार 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखिएगा। अभी आप देख लिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। नोट्स में नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, तो वहाँ से आप नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर से शाम हो तो शाम को एक बार और देखिएगा, फिर से कल सुबह हो तो एक बार और देखिएगा। इस तरीके से 2-3 बार आप देखेंगे ना तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि किस प्रकार ये सभी करा जा रहा है, किया जा रहा है। क्योंकि मैंने जब पढ़ाई किया था तो इसको मैंने 2-3 बार मैंने पढ़ा था, ठीक है, 2-3 बार पढ़ा था। उसके बाद जब 12th में पढ़ रहा था तो मैंने अपने टीचर से भी बहुत बार पूछा भी था। उसके बाद मैंने बेसिक टू हाई मैंने इसको जाना था, तब जाकर मुझे पता है तो मैं कर पा रहा हूँ। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में तुरंत आता जाता है, वो समझ जाते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, वहीं से समझिए और फिर से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो ये तो बनने वाला नहीं है। और इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए। तो आशा करते हैं कि जो भी हमने बात बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसका आप पालन करेंगे। दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, सभी अपने पूरे सिलेबस के टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से अपने पूरा बेसिक टू हाई फिजिक्स की पढ़ाई कर लीजिए। अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक है जो समझ में नहीं आता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, केवल उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, तुरंत सबसे पहले हमारी वीडियो आपको पास मिलेगी यूट्यूब पर, और वहां से बेसिक टू हाई आप पढ़ाई कर सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया है या नहीं, जिससे हमें भी पता चलेगा कि हम कुछ कमी भी है वो भी आप बता सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।